हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ के यादव, टीम केमिस्ट्री। तो आज अपन बच्चों आपकी जो बोर्ड एग्जाम है उसमें अपन दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए। एक एल्कोहल एंड फिनोल ईथर, एल्कोहल फिनोल एंड ईथर कंप्लीट, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन कंप्लीट। इसके बाद में 10 चैप्टर आपके एग्जाम में आते हैं। इसके बाद में एक वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी टेस्टिंग और वेरी हाई मार्क्स वाला चैप्टर है एल्कोहल फिनोल एंड ईथर। मैं आपको बच्चों इन रिवीजन के माध्यम से कम 10 क्वेश्चन लेके आया हूं। उन 10 क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ जाना। उनके आंसर मैंने नोट्सों में करा रखे हैं। मैं यहाँ क्वेश्चन बताने आया हूं कि इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से पढ़ना है और वो डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं इस चैप्टर से, मैं सारे जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने कॉन्सेप्ट्स बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस में लेके आ गया। फर्स्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है, फर्स्ट क्वेश्चंस पूछ सकता है कि कौन सा केनिजारो अभिक्रिया, केनिजारो अभिक्रिया किसे कहते हैं, कौन देता है, क्या उदाहरण है, इसकी परिभाषा पढ़ जाना। ठीक है, यानी केनिजारो रिएक्शन शो विच कैन शो एंड आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशंस पढ़ जाना। ठीक है, इसके बाद में कुछ इंपोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस दे रखी है बच्चों। मैं हमेशा एक बात बताता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी जो नेम रिएक्शंस है, नाम वाली अभिक्रियाएं, उनको अच्छे से पढ़ जाना है। एक तो इसके बारे में पढ़ जाना है कि कौन सा रोजेनमुंड रिएक्शंस होती है, रोजेनमुंड अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है, स्टीफन अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है, गाटरमान अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है, गाटरमान कोक किसे बोलते हैं, इटार्ड अभिक्रिया किसे बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन संघनन अभिक्रिया किसे बोलते हैं और कलिमेंसन अभिक्रिया किसको बोलते हैं। इन रिएक्शंस की बच्चों परिभाषा पता होनी चाहिए और इनमें रिएजेंट से प्रोडक्ट, यानी कौन सा रिएजेंट होता है, कौन सा रिएक्टेंट होता है और कौन सा प्रोडक्ट बनता है और कौन सा ये रिएक्शन शो करता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इनको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद में एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया की परिभाषा और कौन शो करता है। ठीक है, कलिमेंसन अभिक्रिया क्या होती है, कौन सी रिएजेंट होते हैं, क्या परिभाषा होती है। इसके बाद में वुल्फ किस्नर अभिक्रिया, ठीक है, इसमें कार्बोनिल कंपाउंड एक प्रकार से हाइड्रोकार्बन में चेंज होता है। हेल-होल-हार्ट जेलेंस्की रिएक्शंस, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह कोई क्लोरीन वगैरह जोड़ दिया जाता है, तो उसको एक प्रकार से हेल-होल-हार्ट जेलेंस्की रिएक्शंस होती है। HVZ रिएक्शंस भी बोलते हैं, रेड फॉस्फोरस और HI की प्रेजेंस में। एक होती है वी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस या डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एक प्रकार से इन डिक्रीज हो जाते हैं, कार्बन की संख्या कम हो जाती है। इसमें रिएजेंट होते हैं NaOH और CaO। ठीक है, अच्छे से इस रिएक्शंस को पढ़ लेना। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, दो प्रकार की रिएक्शंस आपके सिलेबस में, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशंस। इसके बाद में नेक्स्ट बात आप ध्यान से पढ़ना इन चीजों को। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन से बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बताता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ अपने पास में महत्वपूर्ण परीक्षण दे रखे हैं, सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स। एक तो टोलेन टेस्ट के बारे में पढ़ जाना, कौन शो करता है, यानी चाहे एलिफेटिक एल्डिहाइड हो चाहे एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, वो एक प्रकार से ये टोलेन टेस्ट शो करता है। ठीक है, सिल्वर एजी, सिल्वर वगैरह मिरर टेस्ट होता है। फेलिंग सॉल्यूशंस क्या होता है, अच्छे से पढ़ना। इसमें ओनली फॉर एलिफेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, जिसमें दो अपने पास में सॉल्वेंट एक तो ए होता है, ए में एक प्रकार से कॉपर सल्फेट होता है और बी एक प्रकार से जो सॉल्यूशन होता है उसमें एक प्रकार से रोसेल सोल्ट NaCl वगैरह, इसमें रोसेल सोल्ट होते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ना। अम्लीय सामर्थ्य का ऑर्डर क्या होता है, अम्लीय ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इसको इस ऑर्डर को ध्यान से समझना, ये एग्जाम में आ सकता है। CF3COOH का ज्यादा होता है, CCl3COOH और फिर इस CH2Cl2NO2 का, फिर NC का, फिर यहाँ पे बच्चों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और फॉर्मिक एसिड, फिर ये क्लोरीन, फिर यहाँ से ये एक प्रकार से जो एलिफेटिक एसिड होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं कंपेयर टू एरोमेटिक, एरोमेटिक से ज्यादा एसिडिक होते हैं कंपेयर टू एलिफेटिक एसिड। इस ऑर्डर को बच्चे बहुत बार एग्जामों में ये ऑर्डर आ गए, तो इस ऑर्डर को आपको याद ही करना है। अच्छे से इस ऑर्डर को देख लो, इस ऑर्डर की स्क्रीनशॉट ले लेना, इस ऑर्डर को आपको याद ही करना है। इसके बाद में नेक्स्ट बात बताता हूं मैं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या आ सकता है आपके एग्जाम में, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ, अम्लीय सामर्थ्य, यदि एरोमेटिक कंपाउंड में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछे तो वहां चेक करना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 जुड़ रहा है, फिर ये
बेंजोइक एसिड है। फिर ये OCH3, ये एक प्रकार से विड्रॉइंग ग्रुप एक प्रकार से एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, और जो एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो एक प्रकार से एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं। अच्छे से इस ऑर्डर को आप याद करके चले जाना, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, फिर KA और एक प्रकार से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप pKa और बेसिक नेचर के, ठीक है। इसके बाद में बच्चों आपके कुछ एक प्रकार से एसिड के दे रखे हैं, एसिड के यूज या IUPAC नेम दे रखे हैं, इनको अच्छे से आपको ध्यान से समझना है, चीजों को ध्यान से समझते हुए चीजों को पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में कुछ अम्लों के IUPAC नाम दे रखे हैं, IUPAC नेमिंग ऑफ सम एसिड, यानी एथेनोइक, ये देख कहीं दे जाए ओम्स गैप के ट्रिक्स में ये याद करना, 2 कार्बन आ जाए ऑक्जेलिक एसिड, 3 आ जाए तो मेलेनिक एसिड, 4 आ जाए तो सक्सेनिक, ग्लूटारिक एसिड, एडेपिक एसिड और पाल्मेटिक एसिड, ठीक है। COO इसको बोलते हैं इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, इसको बोलते हैं प्रोपेन 1,3 डाइक एसिड, ब्यूटेन 1,4। अच्छे से इन चीजों को पढ़ना है, ठीक है। ये आपकी NCERT के इंटेक्स में दे रखे हैं, ये IUPAC नाम, इनको समझते हुए याद करना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट ये दे रखो, इसका IUPAC नेम हो जाएगा बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसका IUPAC नाम देखो आप, या तो तीनों मेन फंक्शनल ग्रुप को चेन में इंक्लूड करो या तीनों को ही छोड़ दो, तीनों हो नहीं सकते तो IUPAC नेम हो गया प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड, ठीक है। इसके बाद में इसका देखो, या तो तीनों मेन फंक्शनल ग्रुप को IUPAC में इंक्लूड करो, या नहीं हो रहे तो तीनों को ही छोड़ दो, फिर इनका अलग नाम लिखो, प्रोपेन 1,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद में बच्चों जोन्स रिएजेंट के बारे में पढ़ो, जोन रिएजेंट क्या होता है, जोन्स रिएजेंट या अभिक्रिया क्या होती है, जोन्स रिएजेंट या अभिक्रिया क्या होती है, जोन्स रिएजेंट के बारे में पढ़ो। जोन्स रिएजेंट या बेयर रिएजेंट, ये एल्कोहल को एक प्रकार से कंप्लीट रिडक्शंस कर देता है, बेसिक KMnO4H3 हाइड्रोलाइसिस, तो एक प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड में हो गया। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये एसिड को एक प्रकार से कन्वर्ट कर, ये एक प्रकार से एल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड की बच्चों रिएक्शंस पढ़ना है। द फॉर्मेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये जैसे ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये एक प्रकार से CO2 की रिएक्शंस करवाते हैं, तो ये इंटरमीडिएट बनता है। फिर इसका हाइड्रोलाइसिस या कुछ भी हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत बार एग्जामों में ये क्वेश्चंस आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट ध्यान से समझो, ये भी आपकी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, खाद्य परिरक्षण में प्रयुक्त कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम क्या होता है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज टू प्रिजर्व फूड प्रिजर्वेशन, यानी क्वेश्चंस क्या है देखो बच्चों, Which one of the following acid is used to preserve या प्रिजर्वेशन, ये इस प्रकार से सोडियम बेंजोएट होता है, ठीक है। खाद्य परिरक्षक में सोडियम बेंजोएट कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज किया जाता है। फिर इसके बाद में देखो प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, ये प्राइमरी एल्कोहल है, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो वहां पे एक प्रकार से एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो कीटोन की फॉर्मेशन होती है। और 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन ही नहीं होता, 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस नहीं दे रखी है आपके सिलेबस में। इसके बाद में नेक्स्ट बात देखो बच्चों, नेक्स्ट बात समझो आप, नेक्स्ट समझो, नेक्स्ट बात समझो। कार्बोनिल यौगिक की स्ट्रक्चर के बारे में समझो आप। नेक्स्ट बात है कार्बोनिल यौगिक की स्ट्रक्चर तथा संकरण अवस्था। पहले कार्बोनिल यौगिक की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट या संकरण अवस्था sp2 थी, फिर इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 आ जाती है, ठीक है। 4 सिग्मा के हिसाब से sp3 आ जाती है। द चेंज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 से sp3, ठीक है। अच्छे से इसकी स्ट्रक्चर वगैरह को पढ़ना है। इसके बाद में आपको आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। मैंने 3 बताया था कि कौन कौन सी जगह एसिडिक स्ट्रेंथ होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ, कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ देखो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, वो एक प्रकार से एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, यहाँ
कम हो जाएगी। या इस फ्लोरीन का एक प्रकार से रिएक्शंस की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है क्लोरीन की तुलना में, तो इस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये एक प्रकार से मोर एसिडिक होता है। दूरी, आई प्रभाव डिस्टेंस पे निर्भर करता है, दूरी बढ़ने पे आई प्रभाव कम हो जाता है, आई प्रभाव दूरी पे निर्भर करता है, दूरी बढ़ने पे आई प्रभाव कम हो जाता है। ठीक है, ये देखो यहाँ दूरी ज्यादा है, यहाँ दूरी पास है, तो आई प्रभाव, आई इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। यदि डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है तो आई इफेक्ट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, आई प्रभाव दूरी पर निर्भर करता है और दूरी डिस्टेंस बढ़ने पे एक प्रकार से आई इफेक्ट कम होता है। या CF3 इसमें एक प्रकार से 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ रहा है। या मिथाइल का प्लस आई होता है, प्लस वाले एक प्रकार से एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं या कम करते हैं। ट्रिक है देखो, प्लस का दोस्त प्लस और माइनस का दोस्त माइनस, प्लस वाले को प्लस वाले साथ देते हैं, माइनस वाले को माइनस वाले सपोर्ट करते हैं। इसके पॉजिटिव बंदे को पॉजिटिव बंदा सपोर्ट करता है, नेगेटिव बंदे को नेगेटिव बंदा सपोर्ट करता है। ठीक है, इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट चीज समझो आप, ये चीज देखो यहां से। इसके बाद में नेक्स्ट है, ये एसिड है, ये बेस है, एसिड बेस रिएक्शन से ये बनता है। फिर इसको जैसे अपन हीट करते हैं तो ये एक प्रकार से थैलेमाइड बनता है, फिर इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग दे देते हैं तो एक प्रकार से लास्ट में थैलीमाइड बनता है। ये रिएक्शंस आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी के इंटेक्स में दे रखा है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ गए। इसके बाद में आप ध्यान से चीजों को समझो। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में अच्छे से पढ़ना है। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे, कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल से अधिक अम्लीय होता है, ये तो मैंने बता ही दिया। लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाल चींटी के डंक में एक प्रकार से मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। सिरके में कौन सा पाया जाता है? एसिटिक एसिड एक प्रकार से सिरके में पाया जाता है। ठीक है, ये इसका एथेनोइक एसिड IUPAC नाम हो गया। मेसिटिल ऑक्साइड की स्ट्रक्चर क्या होती है? मेसिटिल ऑक्साइड की स्ट्रक्चर, मेसिटिल ऑक्साइड की स्ट्रक्चर बता देता हूं मैं आपको बच्चों। मेसिटिल ऑक्साइड की स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक प्रकार से टोटल अपने पास में 5 कार्बन होते हैं, जिसमें 2 नंबर के कार्बन पे एक प्रकार से कीटोन ग्रुप जुड़ा होता है। CH3 2 नंबर पे एक प्रकार से कीटोन ग्रुप जुड़ा होता है, और 3 नंबर पे डबल बॉन्ड, और 4 नंबर पे मिथाइल ग्रुप। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? 4 मिथाइल पेंट 2 ओन, ये इसका IUPAC नेम हो गया। इसके बाद में ओजोनोलाइसिस की रिएक्शंस वेरी फेमस होती है। ओजोनोलाइसिस की रिएक्शंस एक प्रकार से वेरी फेमस होती है। ओजोनोलाइसिस, ओजोन अपघटन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ओजोन अपघटन के बारे में पढ़ना है, ओजोनी अपघटन या ओजोनोलाइसिस के बारे में पढ़ना है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करो जिंक की प्रेजेंस में, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन उसको गिफ्ट कर दो। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करो और ऑक्सीजन ऑक्सीजन उसको गिफ्ट कर दो। एल्काइल के जलयोजन से क्या बनता है? जैसे इस अपन एथाइन का एक प्रकार से HGSO4 मर्क्यूरिक के कुचरो रिएक्शंस बोलते हैं, मर्क्यूरिक सल्फाइड के साथ में इसकी रिएक्शंस करवाते हैं, तो इस एक प्रकार से OH ग्रुप जुड़ता है। इसमें हाइड्रोलाइसिस होता है, यानी हाइड्रोजन एडिशंस होता है, इसको बोलते हैं इनोल, जो एक प्रकार से लेस्ट स्टेबल होता है। इसका टोटोमराइज करने पे एक प्रकार से ये फॉर्म एक प्रकार से फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, जो एक प्रकार से मोर स्टेबल होता है। कीटो फॉर्म आर लेस स्टेबल कंपेयर टू इनोल। ठीक है, आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में अच्छे से पढ़ना है। आपकी कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आ गए आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, कौन सा शो करता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म टेस्ट। जिसमें देखो बच्चों, आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? जिसमें CH3C डबल बॉन्ड यूनिट प्रेजेंट हो, ये आयोडोफॉर्म देता है। या जिसमें CH3CHOH, या जिसमें CH3C डबल बॉन्ड यूनिट ये प्रेजेंट हो, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। या CH3CHOH ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चंस आप अच्छे से समझो। नेक्स्ट क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चंस है फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चंस ध्यान से समझने की कोशिश करो आप। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप अच्छे से समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चंस है फॉर्मेल्डिहाइड का 40% विलियन फॉर्मेलिन के नाम से जाना जाता है। अच्छे से पढ़ना। बेकेलाइट में कौन सा एल्डिहाइड पाया जाता है? उसमें पाया जाता है बच्चों, बेकेलाइट में एक प्रकार से फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन प्रेजेंट होती है, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, सीधे याद रखना, डायरेक्ट याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर।
बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर इतने इंपॉर्टेंट है कि ये आपकी एग्जाम की दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर, डायरेक्ट आपकी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अच्छे से बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पता होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। मतलब एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कंपेयर टू एल्डिहाइड, फिर ईथर, फिर हाइड्रोकार्बन, फिर एक ये अच्छे से पढ़ना है, या ये याद रखना आप, सबसे ज्यादा एक प्रकार से बॉइलिंग पॉइंट पूछे तो वो एक प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, क्योंकि उसमें डाइमर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में बच्चों एल्कोहल होता है, एल्कोहल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, फिर एल्डिहाइड होता है उसमें स्ट्रॉन्ग, फिर कीटोन में एक प्रकार से रेजोनेंस की वजह से, फिर ईथर, फिर एल्केन। यदि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, कार्बोक्सिलिक एसिड का मैक्सिमम होता है, फिर इस प्रकार से एल्कोहल का होता है, फिर एल्डिहाइड का, फिर कीटोन का, फिर ईथर का, फिर एल्केन का। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट बात देखो, आप नेक्स्ट बात समझने की कोशिश करो, नेक्स्ट चीजें देखो आप, नेक्स्ट क्या क्वेश्चंस आ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चंस ये आ सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चंस ये आ सकता है, ये आपको कंपाउंड दे रखा है, ठीक है। इसका सामान्य नाम क्या होता है, कॉमन नेम, इसको बोलते हैं सैलिसिक एल्डिहाइड, सैलिस एल्डिहाइड, ठीक है। तो 2 पोजीशंस पे ये भी मेन देखो, 2 अपने पास में क्रियात्मक समूह है, लेकिन उस मेन फंक्शनल ग्रुप को मानते हैं जो एक प्रकार से जिसकी वरीयता ज्यादा होती है, ये ज्यादा वरीयता होती है कंपेयर टू एल्कोहल, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। इसके बाद में ये वेरी वेरी फेमस कंपाउंड है बच्चों, वेरी वेरी फेमस कंपाउंड जिसका नाम होता है सिनेमेल्डिहाइड, यानी बेंजीन रिंग, जिसके 1 पोजीशन पे CHO CH CH, 2 पोजीशंस पे डबल बॉन्ड, उसको बोलते हैं एक प्रकार से सिनेमेल्डिहाइड। 3 पोजीशंस में 3 फिनाइल प्रोप 2 in 1L। ये है। देखो बच्चों, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, यदि मैं ब्रीफ डिस्कस करना चाहूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, आपकी बोर्ड हो, नीट हो, चाहे जेई हो, जो साइंस से रिलेटेड जितनी भी भर्तियां होती है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि पढ़ने की बात करूं तो आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है। सर एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें पढ़नी है, उसमें बच्चों जो जो चीजें मैं आपको बताऊं वो चीजें आप पढ़ जाना, आपका कल्याण हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चंस गलत नहीं होगा, इनकरेक्ट होने के चांस या पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है। सबसे पहले तो आपको एसिड बेस, कौन सा एसिडिक होता है, कौन सा बेसिक होता है, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, अच्छे से ये चीजें याद करना है। इसके बाद में जैसे कोई रिएक्शंस दे रखी है बच्चों, उस रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है, रिएक्शन से प्रोडक्ट बनता है, उसमें कुछ बीच में रिएजेंट होते हैं, उन रिएजेंटों के क्या काम होते हैं, अच्छे से इन रिएजेंटों के काम पता होना चाहिए। कुछ टेस्ट के बारे में दे रखा है, कौन सा टेस्ट किस प्रकार से यूज किया जाता है, ल्यूकास टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, अच्छे से फेलिंग टेस्ट, टोलेन टेस्ट, इन टेस्टों की अच्छे से आपको स्टडी करनी है, हिंसबर्ग टेस्ट। इसके बाद में बच्चों आपको कुछ आईपीएससी नेम दे रखे हैं, उन आईपीएससी नेम का कॉमन नेम आपको याद करना है। और जैसे जैसे पूरा कंप्लीट होने लग जाता है सिलेबस, फिर उसमें कम से कम 11th और 12th में 20 से 25 कुछ नेम रिएक्शंस दे रखी है, उन नेम रिएक्शंस को आप इतनी बेहतरीन तरीके से, इतनी केयरफुल चीजों को समझते हुए याद करो कि उससे कम आपके एग्जाम में क्वेश्चंस गलत होने के चांस हो। मैं ब्रीफ डिस्कस करना चाहूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मैं ब्रीफ यदि डिस्कस करना चाहूं तो उसमें इन्हीं चीजों की बेस पे सारा ऑर्गेनिक फ्रेम किया गया है, इन्हीं चीजों को आपको अच्छे से पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको आईपीएससी पढ़ना है, फिर इसके बाद में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी करनी है, फिर आइसोमेरिज्म, फिर हाइड्रोकार्बन, और फिर इसके बाद में 12th में चलो, 12th में तो इनका एप्लीकेशन दे रखा है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइन चैप्टर और बायोमोलिक्यूल, कुछ चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिए जैसे पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। बस इन्हीं चीजों पे आपको फोकस करना है, बहुत ज्यादा कुछ चीजें नहीं पढ़ना बाहर से। आपको एनसीईआरटी के पन्ने बदल बदल के खुद से प्रैक्टिस करनी है, खुद ही क्वेश्चंस बनाओ, खुद ही उनके बारे में सोचो कि कम से कम 15 सालों के पेपर एनालिसिस करोगे तो आपको एक बच्चों आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आप इन चीजों के बारे में अच्छे से क्वेश्चंस आते ही आप आंसर लगा दोगे। अब मैं कहूं, बच्चे बोलते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे कठिन सब्जेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू कंपटीशंस या नीट, ये बात बिल्कुल सत्य है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे
कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा मैं एक सिंपल अगर मैं बात बताना चाहूं या सिंपल आपको एक तरीका देना चाहूं तो वो तरीका ये है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम जितना हो सके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप क्वेश्चंस करोगे वो क्वेश्चंस आपके इनकरेक्ट होगा, तो वो इनकरेक्ट होगा तो आपको उसके बारे में आइडिया लग जाएगा कि ये क्वेश्चंस किस वजह से गलत हुआ है, क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मल्टीपल स्टेप में यानी धुंधला धुंधला सा मामला दे रखा है कि समझ में आएगी तो ऑर्गेनिक पूरी आएगी, नहीं फिर कुछ नहीं आएगी। तो एक सिंपल सा फंडा कर लो, एक चैप्टर में कम से कम 150 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो। 150 क्वेश्चंस को उन्हीं क्वेश्चंस को आप बार बार प्रैक्टिस करो जब तक कि आपकी एग्जाम ना हो जाए। बाहर से कोई नया क्वेश्चन मत छेड़ो, क्योंकि 150 क्वेश्चंस में बच्चों वो सारी चीजें इन्वॉल्व हो गई जो उस चैप्टर में पूरा निचोड़ पूरा निष्कर्ष निकल गया जो उस चैप्टर में दे रखा है। उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार एफर्ट्स उन्हीं को ध्यानपूर्वक चीजों को समझते हुए सोल्व करो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आपको एग्जाम के लिए।